नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से, जहां पर सोशल मीडिया से आंकी जा रही है नेताओं की ताकत। और आपको बता दें कि भाजपा को जबरदस्त टक्कर दे रही है लालू यादव की पार्टी आरजेडी। जी हां दोस्तों, भाजपा जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, जिसके पास इतना बड़ा आईटी सेल है, उसको सोशल मीडिया पर टक्कर दे रही है आरजेडी। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन में कांग्रेस ने उठाया बड़ा आरोप, कहा पीएम पैकेज से एक पैसा भी बिहार को नहीं मिला। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने बुलाई लोजपा की बैठक और नहीं हो पाया कोई फैसला, जिसके बाद एनडीए में फूट के संकेत सामने आ रहे हैं और रोज नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा और जेडीयू की नींद उड़ा सकते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सोशल मीडिया से आंकी जा रही नेताओं की ताकत, देखें किसमें कितना है दम। जी हां दोस्तों, कभी दोस्त बनाने के लिए बना सोशल मीडिया का मंच अब वोटर बना रहा है। यकीनन कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव में रैली और सभाएं करने की इजाजत न होने के चलते नेता पूरी तरह से सोशल मीडिया के ही भरोसे हो गए हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वर्चुअल रैली के माध्यम से नेताजी जनता से संवाद कर रहे हैं और युवाओं को लुभाने के लिए तमाम तरह की रोजगार संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों एक नेता अपनी बात पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पेज पर जितनी बड़ी संख्या नेताजी के साथ जुड़ी होगी, उतनी ही जीत का दावा मजबूत होगा। फेसबुक पर बिहार के राजनीतिक दलों के भी पेज हैं, जहां हर रोज राजनीतिक दलों की तरफ से दर्जन के करीब पोस्ट और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। जबकि भाजपा और राजद के बीच पहले स्थान के लिए टक्कर का मुकाबला है, जिसमें तो राष्ट्रीय जनता दल का पेज 4.6 लाख के साथ दूसरे नंबर पर है। अगर तीसरे स्थान की बात करें तो 1.55 लाख के साथ कांग्रेस और 54,000 से अधिक लाइक्स के साथ जेडीयू का फेसबुक पेज है। वहीं फेसबुक लाइक्स के मामले में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा 5वें और लोजपा 6ठे नंबर पर है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन, कांग्रेस का आरोप पीएम पैकेज से एक पैसा भी बिहार को नहीं मिला। जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि कांग्रेस खुदगर्जी की नहीं बल्कि सेवा की राजनीति करती है। कहा कि जब एक दौर था जब बिहार की शुगर और राइस मिलें पूरे देश को चीनी और चावल देती थी। समस्तीपुर के पार्टी के बिहार क्रांति वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता की आरटीआई से खुलासा हुआ है कि पीएम के 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में एक पैसा भी बिहार को नहीं मिला। अब चुनाव आते ही फिर पीएम की घोषणाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार अपने सहयोगियों संग सत्ता में आई तो बिहार को बाढ़ और सुखाड़ के जंजाल से निकालने को जल प्रबंधन करेगी, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाएगी। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो देश में कोरोना बेलगाम कैसे हुआ और हजारों लोगों की मृत्यु कैसे हो गई। ध्रुवीकरण की राजनीति को नकारता है बिहार। तारिक अनवर, नवनिर्वाचित कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि बिहार में 15 साल में बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। बिहार अब बदलाव चाहता है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षता सुष्मिता देव ने सरकार पर जननी सुरक्षा और छात्रवृत्ति घोटाला करने का आरोप लगाते हुए महिलाओं से अपील की कि बिहार सरकार को उखाड़ फेंकी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, सीट बंटवारे को लेकर चिराग ने बुलाई लोजपा की बैठक, नहीं हो पाया कोई फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है। उधर सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और एलजेपी में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाद अब दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों को बंटवारे को लेकर तकरार बढ़ने लगी है। इसी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी नेताओं की अहम बैठक बुलाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य की करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पर दोनों पार्टियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। नेताओं द्वारा दल बदल के बाद पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। उधर चिराग कई बार राज्य के 243 विधानसभा सीटों में से 143 पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। हालांकि वो इस संबंध में अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाए हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चिराग ने पार्टी के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक के बाद पार्टी के नेता राजकुमार राज ने कहा, सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और न ही यह तय हुआ है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। जब हम किसी अंतिम फैसले पर पहुंचेंगे तो उससे सभी को अवगत करा देंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
कन्हैया प्रशांत समेत कार्यकर्ताओं ने की यूएपीए के तहत आरोपियों को छोड़ने की मांग। जी हां दोस्तों, कार्यकर्ताओं और अकादमिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के एक समूह ने बुधवार को कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल छोड़ा जाना चाहिए और असली दोषियों को सजा देने के लिए एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए। एक संयुक्त वक्तव्य में समूह के सदस्यों ने आरोप लगाया कि असहमत होने वालों की लोकतांत्रिक आवाज को धीरे धीरे फंसाकर उन्हें दबाया जा रहा है। यह वक्तव्य जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को 13 सितंबर को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आया है। खालिद पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। लेखिका और तत्कालीन योजना आयोग की सदस्य सैदा हमीद, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, वामपंथी नेता कविता कृष्णन, पत्रकार पामेला फिलिपोज और डीयूटीए की पूर्व अध्यक्ष नंदिता नारायण की ओर से संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया है। वक्तव्य में कहा गया, असहमति की हर लोकतांत्रिक आवाज को धीरे धीरे दबाया जा रहा है। इसमें छात्र, अकादमिक लोग, कलाकार, नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। हम इस जांच को तत्काल समाप्त करने की मांग करते हैं जो पूर्वाग्रह और दुर्भावना से ग्रसित है। वक्तव्य में कहा गया कि हम मांग करते हैं कि यूएपीए के तहत जिन कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज हैं उन्हें तत्काल छोड़ा जाना चाहिए और एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए ताकि दिल्ली में हिंसा के लिए जिम्मेदार असली दोषियों को सजा दी जा सके। करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी श्रमिकों के मौत के आंकड़ों के मामलों में निशाने पर आई सरकार ने दी अब यह सफाई। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मौत का कोई आंकड़ा उपलब्ध न होने की बात कहकर विपक्ष के निशाने पर आई केंद्र सरकार ने आज इस मामले में सफाई दी। सरकार की ओर से बुधवार को कहा गया कि जिलों में ऐसा डाटा एकत्रित करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि कई दशकों से स्थापित मानदंडों के अनुसार जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़े नगरीय निकाय के स्तर पर रखा जाता है। सूत्रों ने कहा कि नगरीय निकाय स्तर पर किसी जिले में प्रवासी मजदूर की मौत से संबंधित डाटा एकत्र करने का तंत्र मौजूद नहीं है। ऐसे में इस मामले में श्रम मंत्रालय की ओर से अपनाए गए रुख का सवाल उठाना सही नहीं है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में जानकारी दी थी कि प्रवासी मजदूरों की मौत पर सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। ऐसे में मुआवजा देने का सवाल नहीं उठता है। दरअसल सरकार से पूछा गया था कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में अपने परिवारों तक पहुंचने की कोशिश में जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के परिवारों को क्या मुआवजा दिया गया है। सरकार के इस जवाब पर विपक्ष की ओर से खूब आलोचना और हंगामा हुआ था। श्रम मंत्रालय ने माना है कि लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर देश भर के कोनों से अपने गृह राज्य पहुंचे हैं। वैसे सरकार इस मुद्दे पर आज डैमेज कंट्रोल के मूड में नजर आई। श्रम मंत्रालय की ओर से कोविड-19 संकट के दौरान प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी गई। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बीच हो रहे पहले संसदीय सत्र में मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या सरकार के पास अपने गृह राज्यों में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का कोई आंकड़ा है। विपक्ष ने सवाल में यह भी पूछा था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस दौरान कई मजदूरों की जान चली गई थी और क्या उनके बारे में सरकार के पास कोई डिटेल है। साथ ही यह सवाल भी था कि क्या ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता या मुआवजा दिया गया है। इस पर केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने अपने लिखित जवाब में बताया था कि ऐसा कोई आंकड़ा मेंटेन नहीं किया गया है। ऐसे में इस पर कोई सवाल नहीं उठता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने चीनी घुसपैठ पर की तीखी आलोचना। कहा, गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों की शहादत का अपमान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार की ओर यह कहे जाने पर कि पिछले 6 महीनों में कोई चीनी घुसपैठ नहीं हुई की तीखी आलोचना की है। प्रमुख विपक्षी पार्टी ने कहा कि यह गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों की शहादत का अपमान है। साथ ही इस जवाब के बाद सरकार को भारत चीन सीमा पर गतिरोध को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बुधवार को संसद के बाहर विजय चौक पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता से जुड़ी स्थिति से निपटने में मोदी सरकार के दोहरे मापदंड से देश हैरान है। उन्होंने राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा दिए गए एक सवाल के लिखित जवाब को लेकर कहा कि गृह राज्य मंत्री ने संसद में कहा कि चीन से लगी सीमा पर पिछले 6 महीनों में कोई घुसपैठ नहीं हुई। यह गलवान घाटी में 15 जून की रात शहीद हुए हमारे बहादुर जवानों की शहादत का अपमान है। पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या गलवान घाटी में टकराव चीन की सीमा में हुआ था। क्या सरकार भारतीय सेना को ही दुश्मन के क्षेत्र में दाखिल होने की जिम्मेदार ठहरा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को चीन के साथ सीमा पर हालात को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों चीन के आक्रामक व्यवहार के बावजूद सरकार उसके साथ कारोबारी रिश्ते बनाए हुए हैं। यही नहीं, चीन से भारी भरकम कर्ज भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बात की तस्दीक खुद सरकार से मंगलवार को संसद में की। सरकार ने बताया कि बीजिंग में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से 9,202 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। इससे
से चीन के साथ कारोबारी रिश्तों पर अंकुश लगाने को लेकर मोदी सरकार की नीति बेनकाब हो गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला का मोदी सरकार पर तंज, कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है और वो गायब है। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमित मामले 50 लाख के पार जा चुके हैं। लेकिन इन सबके बावजूद केंद्र सरकार भारत को दुनिया में कोरोना संक्रमित देशों से तुलना करते बेहतर हालातों में बताती है। केंद्र सरकार के इस दावे को लेकर ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। सुरजेवाला ने कहा है कि देश में महामारी की महाभारत छिड़ी है और सरकार गायब है। सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर इस बारे में एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। सुरजेवाला लिखते हैं, देश में कोरोना केस आज 50 लाख हुए पार। कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है पर मोदी सरकार गायब है। दरअसल मोदी सरकार जिस तरह से हर समस्या को कोरोना से जोड़कर पाना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी सरकार से सवाल जवाब कर डाले हैं। मानसून सत्र में भी मोदी सरकार ने सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं छोड़ी, इसलिए भी कांग्रेस अपनी नाराजगी को इस तरह से निकाल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने मानी चीनी बैंकों से कर्ज लेने की बात। सुरजेवाला बोले, यही है झूठी राष्ट्रभक्ति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद के बीच भी मोदी सरकार चीनी बैंकों से गुपचुप कर्ज ले रही थी। सुरजेवाला ने बुधवार को कहा कि गलवान घाटी में सैनिक कुर्बानी देते हैं, सेना सीना ताने जान हथेली पर लिए खड़ी है। ऐसे में मोदी जी ऐप्स बैन कर तो वाहवाही लूटते हैं और चीन की सरकार के बैंक से गुपचुप कर्ज लेते हैं। यही है झूठी राष्ट्रभक्ति। नहीं चाहिए चीन का पैसा, देश के स्वाभिमान पर समझौता मंजूर नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने दावे के पक्ष में अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ की खबर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। खबर के मुताबिक मोदी सरकार ने औपचारिक रूप से पुष्टि की है कि भारत ने सीमा पर गतिरोध के बीच चीन नियंत्रित बैंक से $1350 मिलियन के कुल 2 कर्ज लिए। 15 जून को गलवान घाटी में भारत चीन सीमा विवाद के बीच जहां देश के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, वहीं 19 जून को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किए गए उपायों का समर्थन करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ $750 मिलियन के एक कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर हुए। चीन बीजिंग में स्थित बहुपक्षीय विकास बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है। सुरजेवाला ने ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मनोज अग्रवाल @मनोज इंदौर लिखते हैं, AIIB में भारत का भी 8% शेयर है और मोदी सरकार ने AIIB से लोन लिया है, न कि चीन से। अधूरी खबर बताकर देश को गुमराह करना बंद करो। एक यूजर @ययाति यादव लिखते हैं, कांग्रेस होती तो ना ऐप बंद होते, ना सेना अपनी पराक्रम दिखा पाती, सिर्फ कमेटी बनती और डोजर तैयार होते और चीन छेद करते रहते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को मिला सीएम अमरिंदर का साथ, बोले दिल्ली में करे विरोध। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र के कृषि संबंधी विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन करने पर किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने उनसे अब सड़कें जाम नहीं करने की अपील की। उन्होंने यहां जारी एक बयान में कहा कि CRPC की धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते पूरे पंजाब में यह धारा लागू है, जिसके तहत 4 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपना प्रदर्शन केंद्र सरकार की दहलीज पर दिल्ली ले जाने की अपील की और उन्हें आश्वासन दिया कि कांग्रेस इस लड़ाई में उनका साथ देगी। सिंह ने पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर को इन विधेयकों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस की ओर से ज्ञापन सौंपने के बाद कहा, धारा 144 का उल्लंघन करने पर किसानों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकियां वापस ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस और उनकी सरकार किसानों के साथ है, क्योंकि केंद्र के ये कानून पंजाब एवं उसकी कृषि को तबाह कर देंगे, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बायकॉट बेअसर, इस चीनी कंपनी ने भारत में एक दिन में बेच दिए 1.30 लाख फोन। जी हां दोस्तों, चीनी प्रोडक्ट्स बायकॉट का असर कम हो रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि लोग अब चीनी स्मार्टफोन बढ़ चढ़कर खरीद रहे हैं। कंपनी का दावा तो इसी ओर इशारा करता है। चीनी स्मार्टफोन Xiaomi का सब ब्रांड पोको है। 15 सितंबर को पोको M2 की पहली सेल थी। कंपनी ने दावा किया है कि एक दिन में 1.30 लाख स्मार्टफोन बिक गए। पोको M2 की शुरुआती कीमत 10,999 रुपए है और इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। हाल ही में कंपनी ने इसे भारत में लॉन्च किया और पहली सेल 15 सितंबर को थी। पोको M2 के 2 वेरिएंट्स हैं, 6GB रैम और 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज। टॉप मॉडल की कीमत 12,499 रुपए है। इस स्मार्टफोन के 3 कलर वेरिएंट्स ब्लैक, ब्लू और रेड है। पोको M2 के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स। पोको M2 में 6.53 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है और इसमें वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच है। इस स्मार्टफोन में MediaTek Helio G80 प्रोसेसर दिया गया है।
पोको M2 में 4 रियर कैमरे दिए गए हैं। प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 5 मेगापिक्सल का, जबकि चौथा 2 मेगापिक्सल का लेंस है। पोको M2 में 5000 mAh की बैटरी दी गई है और इसके साथ 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें हेडफोन जैक, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और ब्लूटूथ, वाईफाई जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स दिए गए हैं। फोन के रियर में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पलायन पर बयान देकर फंस गए सुशील मोदी, आरजेडी बोली डिप्टी सीएम खुद है बाहरी। जी हां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर पलायन पर बयान देकर फंस गए हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने उनके बयान पर पलटवार किया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि सुशील मोदी तो खुद बिहार के रहने वाले नहीं हैं, वह तो खुद बाहरी हैं, ऐसे में वह बिहार के गरीबों का दर्द कैसे जानेंगे। भाई वीरेंद्र ने कहा कि सुशील मोदी चुनाव लड़ने से डरते हैं, अगर वह चुनाव लड़ते और जनता के बीच जाते तो वह गरीबों का हाल जानते। वह पिछले दरवाजे से सदन में जाते हैं और राजनीति करते हैं, ऐसे में उनके कुछ उम्मीद करना ठीक नहीं है। भाई वीरेंद्र ने महागठबंधन के साथ रहे जीतन राम मांझी पर पलटवार किया है और कहा कि वह महागठबंधन छोड़कर एनडीए में गए हैं, उनको सीएम नीतीश कुमार ने पद का लालच दिया है, यही कारण है कि वह फालतू की बातें रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर बोल रहे हैं और लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं। वह तो बिहार के सीएम रह चुके हैं, ऐसे में उनको इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता है। बता दें कि सुशील मोदी ने कहा था कि लोग शौक से पलायन करते हैं, बाहर काम करने पर बिहारियों को आनंद आता है। इस पर ही आरजेडी ने निशाना साधा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव बोले बिहार के युवाओं को 15 साल से मिलकर ठग रहे नीतीश कुमार और भाजपाई। जी हां दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विरोधी लगातार सत्ताधारी दलों भाजपा व जेडीयू को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को ट्वीट के माध्यम से केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा ने मिलकर 15 सालों में बिहार के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार व भाजपा 15 वर्षों से मिलकर बिहार के युवाओं को भरमा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा इन दोनों ने मिलकर 15 सालों में सिर्फ बिहार के युवाओं को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया है। इसके अलावा राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को निशाने पर लिया है। याद रहे 8 नवंबर 2014 में रविशंकर प्रसाद द्वारा भागलपुर व दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के शीघ्र ही स्थापना किए जाने की जानकारी दी गई थी। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि रविशंकर प्रसाद साहब इस बात को कहे करीब 6 वर्ष बीत गए हैं, आप हमें बताएं कि शीघ्र की परिभाषा क्या होती है। मुजफ्फरपुर के राजद इंचार्ज किंग कुमार ने भी बुधवार को ट्वीट के जरिए केंद्र और बिहार सरकार द्वारा पूर्व में किए गए वायदों पर सवाल उठाया है। किंग कुमार ने कहा कि ठीक इसी प्रकार 6 वर्षों में एनडीए सरकार एम्स, एयरपोर्ट, बंद चीनी मिल चालू नहीं करवा पाई है। इसके अलावा अब तक पटना वीवी को भी केंद्रीय वीवी का दर्जा नहीं मिला है। किंग कुमार ने कहा कि ये चुनावी जुमलेबाज लोग हैं। बिहार युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने भी बुधवार को ट्वीट कर चुनाव के दौरान भाजपा और जेडीयू द्वारा की जा रही घोषणाओं पर सवाल उठाया है। गुंजन पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनावी पैकेज बांटने वालों को बिहार की जनता पैक कर देती है। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी क्या आप पिछला चुनाव भूल गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश से तनातनी व सीटों को लेकर आज चिराग कर सकते हैं बड़ा फैसला, नड्डा से भी की मुलाकात। जी हां दोस्तों, क्या लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतरेगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान की तनातनी का क्या परिणाम निकलेगा? एलजेपी व जेडीयू के संबंधों को लेकर ऐसे कई सवाल हवा में हैं। आज एलजेपी की हाई लेवल बैठक में इस तमाम बातों पर विचार किया जाएगा। चिराग पासवान द्वारा बुलाई गई इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अंतिम फैसला लेकर उसके अनुसार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके पहले चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उधर एनडीए में एलजेपी सहयोगी घटक दलों के नेताओं से कहा है कि गठबंधन में कहीं कोई तनाव नहीं है। विदित हो कि बीते 7 सितंबर को एलजेपी के बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी ने 143 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारी करने का फैसला लिया था। साथ ही किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने की बात कही गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जाने के नुकसान पर भी चर्चा हुई थी। इसके बाद आज फिर इन तमाम मुद्दों पर बैठक होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने उठाया बेरोजगारी का मसला, सीएम नीतीश कुमार से पूछे 17 सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा से पहले जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है।
तेजस्वी ने कहा कि अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो चुनाव में युवा करारा जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बेरोजगारी के मुद्दे पर मुंह ना छिपाएं, बिहार के 7 करोड़ युवाओं के सीने में धधक रहे इन ज्वलंत सवालों का जवाब दे। अगर जवाब नहीं देते हैं तो इस चुनाव में युवा करारा जवाब देंगे। हम बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों से संबंधित निम्नलिखित सवाल बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं। पहला, देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है? 15 वर्षों की एनडीए सरकार बताए कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गई, क्यों नहीं आई और क्यों नहीं आ सकती? बिहार में आईटी पार्क और SEZs क्यों नहीं बन सकते? दूसरा, बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेकों विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है तो फिर इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 15 वर्षों में क्यों नहीं लगाए गए और क्यों नहीं लग सकते? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।